भेड़े और भेड़िए वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 2 का एक बहुत ही आसान पाठ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। यह एक हास्य व्यंग विधा की रचना है। हम लोग पहले जाने कि हास्य का मतलब जो हंसा दे, हंसाता हो, कॉमिकल, और व्यंग का मतलब ताना, यानी जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आयरनी। मतलब एक ऐसी रचना जिसमें हास्य भी हो और तानेबाजी भी हो, जिसको चलती फिरती भाषा में कहते हैं टोन मारना, है ना, ताने मारना, उसे कहते हैं व्यंग। तो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश लिए हुए है। तो इनके रचनाओं में, चाहे इनका किसी भी विधा का रचना हो, कहानी हो या जिस विधा में भी ये रचित करते हैं, उसमें एक बड़ा ही जोरदार मैसेज होता है, जो समाज के लोगों को मुख्य रूप से जागरूक करता है। इसके बारे में, हमारे भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्टाचार के प्रति, ठीक है ना, हमारे पूंजीपति वर्ग के लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति लोग अपने सामने गरीबों को या आम जनता को कुछ भी नहीं समझते। उसी तरीके से हमारे नेता लोग जो हैं, वो समाज में ऐसा एक वर्ग है जो आम जनता का शोषण करता है। तो ऐसे मैसेज को वो अपने रचना के जरिए, जिस रचना में वो इस तरह से लिखते हैं, उनके शब्द और उनकी भाषा ऐसी होती है कि आदमी सुनेगा तो लगेगा कि एकदम हम रोज़ तो यही देखते हैं, हमारे आसपास ऐसी घटना तो होती है, और उस घटना को वो तुरंत याद करेगा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि कितना सुंदर इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है और लिखा है। और आपको उस वो तानाकशी जो है उनका, मतलब उनका जो ताना है समाज के प्रति या समाज के भ्रष्टाचारियों के प्रति आपको जागरूक करने के लिए जो ताना कसते हैं, और ये दिखाने के लिए भी ताने मारते हैं कि हम आम आदमी लोग जिसके पास पूरा शक्ति है, हम लोग अपने शक्ति को पहचानते ही नहीं हैं और घुटने टेक देते हैं ऐसे लोगों के सामने जो अन्याय, अनीति या ऐसी व्यवस्था जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप देना चाहते हैं, ठीक ना? इन चीज़ों के बारे में वो हम लोग को जागरूक करते हैं। तो इनका जन्म, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जवानी गांव में हुआ था, और नागपुर से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। हिंदी में मास्टरी किया इन्होंने कुछ दिनों तक, कुछ पत्रिका का संपादन भी किया, प्रकाशन भी किया। आगे जाकर पूर्ण रूप से लेखक बन गए और काफ़ी ख्याति प्राप्त किए। तो आइए भेड़े और भेड़ियों के बारे में पढ़ें। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा, एक जंगल था और जंगल में बहुत सारे पशु थे, जानवर। सारे पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं, मतलब सिविलाइजेशन का ऐसा लेवल वो लोग पा लिए हैं, बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं। उन पशुओं को ऐसा लगा जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। सारे जानवरों को ऐसा लगा। यहाँ जानते हो, अभी तुम लोग को हंसी आ जाएगी कि यहाँ जानवर किसे कहा गया है? हम लोगों को। हम लोग वो जानवर हैं, ठीक है ना, हम लोग वो पशु हैं जो खुद अपना शासन व्यवस्था चुनते हैं ना। डेमोक्रेसी, खुद हम लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग करके चुनते हैं अपना चुना हुआ नेता, हमें कंट्रोल करे, हमारा शोषण करे, ऐसे को चुन के ले आते हैं। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, और तुरंत सारे पशु इस बात को लेकर राजी हो गए कि हाँ हाँ, यस, होना चाहिए, जरूरत है। हमारे वन में, हमारे जंगल में एक ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट, ऐसी बुनियादी सख्ती हो उसमें कि किसी को भी गुनाह करने वाले को माफ़ ना किया जाए, उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले और अच्छा काम करने वाले को रिवॉर्ड मिले। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। अब वो जो पशुओं का समाज था, जानवरों का, उसमें खूब मुस्कान, हंसी खुशी का लहर दौड़ पड़ा। सब लोग बहुत खुश हो गए। अरे क्या बात है भाई, ठीक है ना। खरगोश खुश हो गया, हिरण खुश हो गया, भैंसा खुश हो गया, गाय खुश हो गई। ये लोग वो लोग थे जो खुश हो गए, जो लोग मासूम लोग हैं, जिनका बलि चढ़ता है, मतलब जिनका शिकार किया जाता है। चीता थोड़ी ना खुश होगा ऐसे डिसीजन से, है ना। बाघ खुश होगा, शेर खुश होगा ऐसे डिसीजन से कि हमको कंट्रोल करने के लिए नियम कानून बने। नहीं, खुश कौन हुआ? सीधा साधा भोला भाला लोग, जानवर लोग, वो लोग खुश हो गया। उनको ऐसा लगने लगा कि अब तो सुख और समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया है, ठीक है ना। उनको ऐसा लगा कि अब हम लोग के सुख के दिन आयो रे भैया आयो,
स्वर्ण दिन आ गया, स्वर्ण एकदम गोल्डन मोमेंट आ गया है। उनको ऐसा फील होने लगा अब हम लोग समृद्ध रहेंगे, खूब फलेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे अब मौत के साए में नहीं जिएंगे। तो सारे जानवर खुश हो गए कि अब तो स्वर्ण युग आ गया। जिन वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थी। परसाई जी कह रहे हैं कि जिस वन की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ मैं कहानी बता रहा हूँ जहाँ की, वहाँ पे भेड़ें बहुत थी। अंदर अंदर आप लोग ताना समझ रहे हो ना, हम लोग वो भेड़ बकरी हैं, आम आदमी भेड़ है ना। हमारी शासन व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में, भारतवर्ष में किसका संख्या ज़्यादा है, नेता का या आम आदमी का? तो हम ही लोग वो भेड़ हैं, हम ही लोग खुश होते हैं। अरे अब सीपीआईएम गया, अब टीएमसी आया, अब खूब हम लोग रंग वंग खेलते हैं, हरा भरा लाल पीला लगा के खूब घूमते हैं, बाइक वाइक चला के झंडा उंडा लेके। कुछ दिन के बाद पता चलेगा, हम ही लोग खुश होते हैं, गया 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 कांग्रेस गया, मनमोहन सिंह गया, अब तो आ गए हैं नरेंद्र मोदी आ गए हैं। अब हम लोग का ऐसा हो जाएगा ना, इतनी खुशहाली हो जाएगी, इतना अच्छा होगा कि अब पूछो मत। कुछ दिन के बाद पता चलेगा, जब टैक्स लगेगा जीएसटी का और हर चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, जब 300 रुपये से चला जाएगा गैस सिलेंडर 900 रुपया, 950 रुपया, तब पता चलेगा। तो हम लोग वो भेड़ हैं। कहने का मतलब ये जो छोटी सी संख्या में भेड़िए हैं, खून पीने वाले, मांस खाने वाले, ये संख्या में कम होते हैं। और भेड़ बेचारा बकरी के कैटेगरी में आता है, मासूम होता है, भोला भाला। हम लोग हैं निहायत नेक, बड़ी अच्छी अच्छी भेड़ें थी। परसाई जी कहते हैं कि जिस जंगल की बात मैं कर रहा हूँ उसमें भेड़ें बहुत थी। अंदरूनी रूप में अगर इसका हम लोग मतलब समझेंगे तो भेड़े का तात्पर्य कौन? हम आम आदमी, किसी भी समाज की जनता की तरफ संकेत किया गया है। किसी भी समाज में जनता ज़्यादा संख्या में होती है और उसको कंट्रोल करने वाले नेता जो होते हैं वो कम संख्या में होते हैं। तो यहाँ कम संख्या अल्पसंख्यक जो है वो कौन? भेड़ियाएँ हैं। अल्पसंख्यक भेड़िया है और जो बहुसंख्यक है वो कौन? भेड़ है। जैसे मानव समाज में बहुत बड़ी संख्या में हम लोग हैं, आम आदमी, तो हमारी संज्ञा यहाँ पर किससे तुलना की गई है? भेड़ से। और हम लोगों को संचालित करने वाले या हमारे ऊपर कंट्रोल रखने वाले नेता लोग, उनकी तरफ संकेत किया गया है भेड़िया शब्द के जरिए। निहायत नेक, हम लोग निहायत ही शरीफ लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग मतलब कौन? आम जनता है। तो यहाँ कहा गया है कि जिस जंगल की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ उस जंगल में भेड़ें बहुत थी और काफ़ी नेक भेड़ें थी, सारी ईमानदार। सारी भेड़ें ईमानदार होती हैं, कोमल होती हैं, हृदय से, मन से, मस्तिष्क से, विनयी होती हैं, मतलब कोई भी काम करती हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ, नम्रतापूर्वक तरीके से, प्रार्थना के साथ। दयालु भी होती हैं, दूसरों पर दया दिखाती हैं। निर्दोष पशु जो घास तक को फूक फूक कर खाता है। भेड़ लोग का चरित्र यहाँ कैसे दर्शाया गया है कि जितने भी भेड़ होती हैं वो बहुत ही निर्दोष होती हैं, मासूम। घास भी जो उनके खाने का चीज़ है वो भी खाती है ना, तो डरते डरते, फूक फूक कर, भयभीत होकर। वही हाल हम आम लोगों का है, आम जनता का। हम लोग भी भेड़ से अपने आप को तुलना कर सकते हैं, समानता है हमारी भी उनके साथ। हम लोग भी अपने मेहनत का ये चीज़ खाते हैं तो डरते हैं, खुद का कमाया हुआ ही। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। उस जंगल में सारे जो भेड़ थे, लोगों ने सोचा कि अब डर हमारा खत्म, अब हमारे प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे हम लोग, कि ऐसा कानून बनाओ जिसको हम लोग प्रतिनिधि चुनकर लाएंगे वोटिंग डालकर। सारे भेड़ों ने सोचा उनसे ऐसा कानून बनवाएंगे उनसे ऐसा कानून बनवाएंगे कि कोई भी जानवर किसी को भी दूसरे को सता ना सके, तकलीफ ना दे पाए, ना कोई भी जानवर किसी को मार पाए, खुद भी जिए और दूसरे भी जीव जंतुओं को जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व, सहयोग पर समाज आधारित हो। ये किसका इच्छा था? भेड़ों का। सारे भेड़ यही चाहते थे। भेड़ लोग भी बकरी और खसी की तरह से मासूम होते हैं। इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा क्या होगा, हम लोगों का तो संकट काल आ गया, तकलीफ का समय। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है, वो लोग सोचने लगे, कौन? भेड़िया लोग, कि भेड़ लोग इतने ज़्यादा हैं संख्या में कि अगर पंचायत बैठेगा तो बहुसंख्यक होने की वजह से बहुमत उन्हीं का होगा। बहुमत मतलब मत, विचार। तो जो भी विचार तय किया जाएगा पंचायत में, उन्हीं लोगों का विचार ही मान्य होगा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी पशु किसी को ना मारे, तब हम लोग खाएंगे क्या यार? हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। ये उनकी सोच थी। किसकी? भेड़ियों की। भूखे दरिंदे भेड़िए जो मासूम जानवरों को मारकर उनका मांस चबा जाते हैं, खा जाते हैं और उनका खून पी जाते हैं। वही उनका हेल्थ ड्रिंक होता है। मानव समाज में
ऐसा भेड़िया लोग कौन है? नेता, पूंजीपति लोग, ठीक है। ये बड़ी बड़े पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, उद्योगपति, बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं और भोगते कौन है उसको? हम लोग। हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। कल तक हम लोग अपना फोन रिचार्ज करवाते थे 200 में, अब रिचार्ज करवा रहे हैं 300 में। हम लोग मासूम भेड़ लोग हैं और सब भेड़िया लोग हैं। ज्यो ज्यो चुनाव नजदीक आता गया, भेड़ों का उल्लास बढ़ता गया। सारे भेड़ खुश होने लगे, अरे अब तो समय आ रहा है हम लोग के खुश होने का, ठीक है। ज्यो ज्यो चुनाव नजदीक आ रहा है, भेड़ियों का दिल बैठता जा रहा है। भेड़िया लोग बेचारा दुखी हो रहा है, अब क्या खाएंगे, अब तो हम लोग का खाना वाना गया। अपने बाल बच्चा को देख के बेचारा चिंता कर रहा है कि अब ये लोग का हेल्थ बिगड़ा, अब तो कोई मार नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा। अब भेड़ लोग दिवाली मना रहा है, होली मना रहा है, हम लोगों का तो खुशी का दिन आ गया। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ा सियार आया भेड़िए के पास आकर बोला, ये बूढ़ा ये जो बूढ़ा सियार है, इसके जरिए किसके साथ समानता दिखाया गया है मानव समाज में? उन चमचों के प्रति जो नेता की चमचागिरी करते हैं, ठीक है ना। आम आदमियों में से ही होते हैं ये लोग, लेकिन डरपोक लोग होते हैं, आवाज नहीं उठा पाने वाले लोग। और ऐसे लोग डरे हुए होते हैं और जानते हैं कि जो ताकतवर वर्ग है उसके साथ चिपके रहो ताकि हमको सुरक्षा मिलता रहे। तो एक बूढ़ा सियार आया और भेड़िए से आके बोला, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। बूढ़ा सियार था। किससे बोला? भेड़ियों से। मतलब भेड़ियों का जो बड़ा सरदार रहा होगा भेड़िया, उसी भेड़िए से आके बोला। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। और साई जी हम लोग को समझा रहे हैं, जान लीजिए भाई, ये जो सियार लोग हैं ना, कहाँ रहते हैं? हर भेड़िए के पास दो चार रहते हैं चमचे। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों में लगे हुए मांस को कुतर कुतर के खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। इसी से इनका पोषण हो जाता है। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं। कौन लोग? सियार लोग, चमचे लोग। उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ करके चिल्ला चिल्ला कर उसकी जय बोलते हैं। जब जब सियार लोग हुआ हुआ करेगा ना, समझ जाना कि वो भेड़िया का जय जयकार घोषित कर रहा है, जयकारा लगा रहा है। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को अपना बनाकर कहता हो। कविता भी करना जानता हो बोलने का मतलब, कविता में क्या होता है? काल्पनिक बातें होती हैं। वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को अपना बनाकर कहता हो। कविता भी करना जानता हो, कहने का तात्पर्य ये जो कविता होता है ये एक ऐसी विधा है साहित्य की जिसकी रचना में छंदों, अलंकारों, उसके साथ साथ अच्छी बुद्धिमता, अच्छी होशियारी की ज़रूरत होती है। तो वह सियार जरूर कविता भी करना जानता होगा का तात्पर्य वह बुद्धिमान रहा होगा, होशियार चालाक रहा होगा, बातों को बनाकर, सजाकर, संवार कर पेश करने की उसके पास क्षमता रही होगी, कला जानता होगा किस तरीके से बातों को पेश करना चाहिए। इसीलिए उसको कहा गया है कि कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को अपना बनाकर कहता हो। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी बात को बनाकर, सजाकर, संवार कर इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि वो दूसरे का नकल कर लेते हैं, है ना। उनके पास जन्मजात कोई अपना ज्ञान तो होता नहीं है या अपना कोई टैलेंट तो होता नहीं है, लेकिन वो दूसरे का देखकर दूसरे का नकल उतार लेते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक बात तो उसके अंदर रही होगी। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज छिन गया तो अब हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, दांत निपोर का मतलब दांत दिखाकर, ठीक है ना। जो चापलूस लोग होते हैं वो दांत दिखाते हैं अपने सरकार के सामने, जिसकी प्रशंसा करते हैं उसके सामने दांत दिखाकर बोलते हैं। उसने भी दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं और आपके ही गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है ना कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी, जान ले। सियार कहता है, सियार सब जानता था मगर जान कर भी न जानने का नाटक
कर रहा था, क्योंकि अगर उसको ये नाटक नहीं करना आता तो सियार से शेर नहीं हो गया होता अब तक। कहने का मतलब जो शेर होता है, जिसके अंदर जिंदा दिली होती है, जो किसी की चापलूसी नहीं करता, ठीक, ऐसा आदमी जंगल का शेर होता है। तो संकेतात्मक शैली में यहाँ यह भी बताया गया है कि हमारे मानव समाज में भी ऐसे शेर हैं जो किसी से डरते नहीं अपनी बात को रखने के लिए, किसी के सामने भी अपनी बात को हौसले के साथ रखते हैं, बुलंदी के साथ रखते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। और जो चमचे होते हैं या जो डरपोक लोग होते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बातों को बनाकर, सजाकर, संवार कर, घुमा फिरा कर बातें करते हैं, सामने वाले को खुश करते हैं। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन के साथ कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाएं भी तो कहाँ जाएं। बूढ़े सियार के सामने उसने ये बात कहा। सियार ने कहा, मालिक सरकार में भर्ती हो जाइए। सरकार में भर्ती हो जाइए मतलब जंगल के भी तो सरकार है, जैसे हमारे भारत की सरकार है, ठीक। तो सीधे साधे शब्दों में समझिए कि जो धूर्त लोग होते हैं, बदमाश होते हैं, गुंडे, आवारा, लालची, लोभी, शोषणकर्ता, ठीक है, व्यभिचारी लोग, ऐसे लोगों की जगह कहाँ होती है? सरकार में होती है। वो ये बताना चाह रहे हैं परसाई जी अपने व्यंग्यात्मक शैली से। तो वह सियार कहता है कि सरकार में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी तो शेर और रिछ को तो ले लेते हैं, सरकार में भी तो उन्हीं का वर्चस्व चलता है, वही लोग आगे रहते हैं। कौन? शेर और रिछ। रिछ कौन होता है भाई? तो भालू। पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। हम लोग इतने बदनाम हैं, बदनाम इन द सेंस, भेड़िया किस बात के लिए बदनाम है कि धोखे से किसी भी मासूम भोले भाले जीव जंतुओं पर अटैक करता है और अटैक कर कर उसका मांस खा जाता है, उसका खून पी जाता है, बहुत ही हिंसक है, बहुत ही खतरनाक है, काफ़ी बदनाम है। तो कह रहा है भेड़िया, हम लोग तो इतने बदनाम है कि सरकार में भी जगह नहीं मिलेगी। सियार ने बहुत सोचा और सोच कर कहा, तो अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर मतलब म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में चले जाइए जनाब। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है। अब वहाँ पे तो आदमी रखे जाने लगे हैं। कहाँ पे? अजायब घर में, म्यूज़ियम में। भाई आदमी किस बात के प्रतीक हैं? कि वो लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, ठीक, अपने सामने किसी भी दूसरे हिंसक लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा हिंसक जीव जंतु को वो लोग मार भगाते हैं अपने आसपास के माहौल से। तो वहाँ आदमी अब रखे जा रहे हैं, वहाँ भी कोई जगह नहीं है रहने का। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया, काफ़ी ध्यान की मुद्रा में चला गया। उसने एक आंख बंद किया, ऐसे एक आंख बंद किया, नीचे के होठ को ऊपर के दांतों से दबाया, ऐसे ऐसे कर रहा है, और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है। ऐसे देखने लगा आकाश की तरफ, जैसे लग रहा है कि सीधा सीधा कनेक्शन करवा रहा है अपने दिमाग का भगवान के दिमाग के साथ, अपना डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है भगवान से, ऐसे कर रहा है। फिर बोला, बस 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 समझ में आ गया मालिक। मालिक अगर आप पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए कोई एक सामाजिक मुद्दा है, अब उस सामाजिक मुद्दे पर कोई नियमावली जारी करनी है या कोई फैसला करके तमाम पार्टियों का मत जानकर और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक गाइडलाइन तैयार करना है उस इशू के ऊपर या उस सामाजिक मुद्दे के ऊपर। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 पार्टियाँ हैं, तो 4 पार्टियों में किस पार्टी में ज़्यादा मेंबर्स हैं, ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो ज़्यादा मत आएगा उस पार्टी का। तो जिस पार्टी के अंदर ज़्यादा मत होगा उसको कहा जाता है बहुमत। और फिर उसी पार्टी के हिसाब से तय किया जाता है कि समाज में क्या नियम होना चाहिए उस मुद्दे को लेकर के, ठीक है ना? जैसे कि राजनीतिक दलों में भी होता है, कोई एक गाइडलाइन जारी करना होता है तो बीजेपी, टीएमसी और जनता दल, सारी पार्टियां, कांग्रेस, सब लोग अपने-अपने मत देते हैं। तो देखा जाता है कि किसका ज़्यादा मत है, उसके हिसाब से वो नियम कानून जारी हो जाता है। तो भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है? अरे हमारी जाति कुल 10% है भाई। हमारी जाति मतलब भेड़ियों की जो जाति है वो मात्र 10% है पूरे जंगल में, और जंगल में 90% किन लोगों का है? 90% छोटे मोटे पशु पक्षियों का है, ठीक है, भेड़ों का है, बकरियों का है, इन लोगों का है, मासूम जीव जंतुओं का है। भला कभी ये 90% वाले कोई भी नियम कानून बनाने का हक हमें देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। भला वे हमें कैसे चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है क्या? कहने का मतलब कि अगर वो इस बात का हक हमारे हाथ में अगर दे दें
कि हम लोग नियम जारी करें, हम लोग नियम बनाएं, जंगल का राज कैसा होगा। तब तो हम लोग ऐसे ही नियम बना देंगे कि भाई रोज हम लोग एक जानवरों को मारेंगे, खाएंगे, तब तो उन लोगों की जान गई जोखिम में, वो लोग खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जैसे हिंसक, हमारे जैसे दरिंदे लोगों को ये हक मिले फैसला करने का कि जंगल के समाज में कैसा नियम होना चाहिए। तो भेड़िया चिढ़कर बोलता है और कहता है कि कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ, अगर ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। सच में अगर ऐसा हो जाता तो क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात होती। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए आप, कल तक कोई ना कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार काम करना पड़ेगा। किसने राय दिया? सियार ने। अब मुसीबत में फंसे हुए भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु बना ही लिया और उसका आज्ञा पालन करने का शपथ ले लिया। ठीक है, चल, तू जो बताएगा वो करेंगे। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। चमचा जो था वो अपने भी 3 चमचों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। पीला, नीला, हरा कलर में रंग के ले आया। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे हुए सियार हैं। मतलब रंगा हुआ ये भी एक ताना है, यानी ऊपर से दूसरा आवरण, अंदर से कुछ और, ऊपर से कुछ और। जो चमचे लोग होते हैं वो अक्सर ऐसे ही होते हैं, अंदर में कुछ और बात होती है, मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली हैसियत होती है चमचों की। तो सियार ने कहा कि आपकी सेवा करेंगे हुजूर, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे ये लोग। भेड़िए ने शंका दिखलाते हुए कहा, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। छल कपट के लिए कौन बदनाम है? सियार लोग। सब छलिया माना जाता है, धोखेबाज। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, उसका हाथ लिया, बोला हुजूर हाथ दीजिए, चूमा, आदर करने के लिए, रिस्पेक्ट। बड़े भोले हैं जनाब आप, सरकार आप बहुत भोले हैं। अरे मालिक, रूप रंग देने से, सॉरी, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। ठीक है, सियार ने समझाया किसको? भेड़िए को। बोला कि आप देखिए, रूप रंग अगर आदमी का बदल जाए, देखो कितना बड़ा ताना है हरिशंकर परसाई का आदमी के लिए। अभी आदमी लोग अगर अच्छा कपड़ा पहन ले तो पाँव जमीन में नहीं रहेगा। ठीक है, अभी अगर हैंडसेट मिल जाए फोन का तो फिर पाँव जमीन में नहीं रहेगा। तो आदमी का रंग रूप बदल जाता है, तुरंत बात करने का लहजा बदल जाता है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदल डाला, उसका भी रूप बदल डाला। मस्तक पर तिलक लगा दिया, किसको? भेड़िया के, जो भेड़ियों का सरदार था। गले में कंठी पहना दी, रुद्राक्षा माला वाला। मुंह में घास के तिनके खोस दिए, मुंह में घास का तिनका। बोला जनाब, कुछ मुंह में मांस वांस नहीं दिखना चाहिए, दांत में घास ले लीजिए, घास, ताकि लोगों को पता चलेगा कि आवाज के बाद आप घास खाते हैं। तिलक लगा दिया, साधु संत बना दिया। अब आप पूरे संत हो गए, एकदम बहुत मस्त लग रहे हैं सर आप, क्या लग रहे ला बिड़ू, ठीक है ना, एकदम भगवान लग रहे हैं आप, संत लग रहे हैं। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। अब आप चलिएगा भेड़ों की सभा में, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। आपको 3 बातों का ख्याल रखना होगा। पहली बात ये, अपनी इस हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना। ये जो अमरीश पुरी जैसा आंख है आपका, अगर किसी भेड़ को आपने ऐसे करके देख लिया तो बेचारा वहीं उसका पतलून ढीला हो जाएगा कि अब तो हम गए। आंख मत निकालिएगा, दिखाइएगा मत आंख, आंख हमेशा नीचे जमीन पे, उठने मत दीजिएगा आंख, हमेशा जमीन की ओर देखना आप, कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगा। आप बस चुपचाप चलो। और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, आप जहां जाओगे ना वहां बहुत अच्छी अच्छी भेड़ें आएंगी। आपका मन तो करेगा कि अभी के अभी अटैक करें और खा जाएं, लेकिन याद रहे नजर ऊपर नहीं उठना चाहिए। सुंदर सुंदर आएंगी, मुलायम मुलायम आएंगी, तो कहीं किसी को तोड़ के खा मत जाना आप। तो जैसे ही भेड़ आएंगी, उन भेड़ को आप तुरंत तोड़ के खा मत जाना। तोड़ के खा मत जाना मतलब, भाई तुम लोग का नेचर है ना कि जहां भेड़ देखे तहां छलांग लगाए और हड्डी वड्डी उसका तोड़ ताड़ के खा गए, खून पी गए। ऐसा मत करना गुरु, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। भेड़िए ने पूछा,
लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। भेड़िया समझ गया सारा प्लानिंग, बोला अच्छा अच्छा ठीक है मतलब हम साधु संत बनेंगे यही तो। लेकिन ये जो भेड़िया लोग है रंगा हुआ पीला नीला हरा में, ये लोग क्या करेगा, किस काम में आएगा। बूढ़ा सियार बोला ये बड़े काम के हैं जनाब, आपका सारा प्रचार तो ये लोग ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। समझ गए, ये चापलूस लोग कौन है, जो नेताओं का प्रचार प्रसार करता है लोग घूम घूम के गली गोचर में। लाख अन्याय हो वो सरकार से, उस नेता से, लेकिन उसको कभी बुरा नहीं बोलते हैं, हमेशा उसका जय। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, विद्वान भी है विचारक भी है, कवि भी है सर, लेखक भी है। और यह नीला वाला सियार नेता और पत्रकार है। ये जो नीला वाला है ना, ये नेता और पत्रकार भी है मतलब सियारों का। और ये हरा वाला धर्मगुरु है। अब तुम लोग समझ गए ताना किसकी तरफ है। हमारे समाज में जितने नेता हैं, जितने पत्रकार हैं, पत्रकार बोलने का मतलब न्यूज़ एंकर, आप टीवी खोल के बैठ जाओ कहीं ईमानदारी का न्यूज़ नहीं मिलेगा, हर चैनल खरीदा हुआ है। आज तक, जी न्यूज़, दोनों को देखो, सिर्फ बीजेपी की बड़ाई। यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो एक तो मिलेगा रवीश कुमार, सिर्फ बीजेपी की बुराई, वो सिर्फ कांग्रेस की बड़ाई। तो हर न्यूज़ एंकर, हर न्यूज़ चैनल सब खरीद लिए गए हैं, एक भी ऑनेस्ट नहीं है, कहीं ऑनेस्टी नहीं मिलेगी। तो ये नेता, ये पत्रकार, ये सब लोग चालाक लोग हैं, अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, आम जनता को शोषण करते हैं। तो देखे यहाँ बताया गया है कि ये जो पीला वाला है वो सियार बड़ा विद्वान है। आजकल विद्वान लोग भी झूठे हैं, अपनी विद्वता किसी नेता की चापलूसी में ही दिखलाते हैं, उन्हीं के बारे में रचना करते हैं, लिखते हैं। विचारक लोग उन्हीं के बारे में विचार बताते हैं। नीला सियार जो है नेता और पत्रकार है, और ये धर्मगुरु है। धर्मगुरु से पूरा टीवी भरा हुआ है, बाबा अनिरुद्ध, बाबा बागेश्वर बाबा, एक तो सबसे बड़ा आंख मारने वाला रामदेव बाबा, ठीक है, रामदेव बाबा, सब भरे पड़े हैं। ये सब धर्मगुरु लोग हैं। और ये तभी भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका और रोक कर बोला अरे जरा ठहरो, कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों। बात काट कर सियार बोला, मतलब भेड़िया ये जानना चाहता था कि ये जो कवि लोग होते हैं, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, तो ये तीनों कैसे, अच्छा जब अच्छे लोग हैं तो फिर ये तीनों कैसे फिर मेरे काम आएगा। बात काट कर सियार बोला ये तीनों सच्चे नहीं हैं जनाब, रंगे हुए हैं ना, समझिए, रंगे हुए हैं, बदले हुए हैं। अब हाँ, अब चलिए देर मत कीजिए। रंगे हुए मतलब ये जितने हमारे भी समाज में, मानव समाज में पत्रकार, नेता है, सब रंगे हुए हैं। तो सब ये जो नेता लोग होते हैं सफेद पोश, सादा कपड़ा पहनते हैं, दिखलाते हैं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा, लेकिन सबसे बड़े हिंसक होते हैं। जितना बड़ा बड़ा खूनी, मर्डरर, मवाली इनके हाथ में होते हैं, सब इनके इशारे पे चलते हैं। उसके बाद अब वे चल दिए, अपने मिशन में निकल गए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। इमेजिन कर रहे हो ना, भेड़िया एकदम टीका लगाया है, रुद्राक्ष माला पहना है, और मुंह में घास लिया हुआ है, और चल रहा है, और नजर एकदम नीचे करके, और आसपास में रंगा हुआ सियार लोग। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए विनम्र मूर्ति की तरह।